में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग। जैसे लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग में एक एंटीबायोटिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे बैक्टीरिया डे बाय रेजिस्टेंट तो एंटीबायोटिक्स हो रही हैं, तो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है, जो ग्राम पॉजिटिव, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली रेजिस्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें जो आज डिस्कस करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस के हवाले से। उसमें जो उसकी जो रेजिस्टेंस हुई है कहाँ से स्टार्ट हुई है, आके उसकी रेजिस्टेंस कौन सी एंटीबायोटिक के हो चुकी है, और उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टाफिलोकोकस, पहले ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं था। पेनिसिलिन की ग्रुप की मेडिसिन थी मिथिसिलिन, तब वो कहलाता था मिथिसिलिन स्टाफिलोकोकस, ससेप्टेबल स्टाफिलोकोकस एरियस। उसके बाद जैसे टाइम स्पेंड होता होगा, जैसे ड्यूरेशन ऑफ थेरापी किसी भी एंटीबायोटिक की जब हम कंप्लीट नहीं करते तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो रहे होते हैं। या इरेशनल यूज़ ऑफ हम एंटीबायोटिक्स करते हैं, जैसे हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसमें हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया, जबकि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से वायरस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से भी जो है बैक्टीरिया जो है अपनी एंटीबायोटिक जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और वायरस बैक्टीरिया जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहे होते हैं। तो वही रेजिस्टेंट होके मरसा कहलाने लगा, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस, वही बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये जब रेजिस्टेंट हो गया तो उसमें जो हमारे पास चॉइस ऑफ ड्रग बचती थी विनकोमाइसिन। पहले विनकोमाइसिन लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग थी, वही विनकोमाइसिन इनअप्रोप्रिएट जिसका यूज़ हुआ, इरेशनल जिसका यूज़ हुआ, या जिसका एक्सेसिव यूज़ हुआ एंटीबायोटिक्स का विदाउट एनी ब्लड कल्चर, तो वो भी विनकोमाइसिन भी उसी बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट होके VRE कहलाने लगी, विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई। तो ये जैसे ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, विनकोमाइसिन की भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल कवरेज है, जैसे ही विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट हो गई तो उसके पास जो हमारे पास लास्ट चॉइस ऑफ जो ड्रग रहती है वो कहलाती है लाइनजोलिड। लाइनजोलिड जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमारे पास रह गई है। उसमें लैंजोलिड जो भी कंसल्टेंट हो विदाउट ब्लड कल्चर या ब्लड जो रिपोर्ट हो जिसमें वो स्पेसिफाइड बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो, उसके बगैर जो है वो लैंजोलिड प्रिस्क्राइब ना करें तो बेहतर है। पहले पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स करवा लिया करें, ब्लड कल्चर करवा लिया करें, ताकि पता चले कि उसको कौन सी डायग्नोसिस हुई है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बेस पे जो है एंटीबायोटिक लैंजोलिड वो प्रिस्क्राइब की जाए। अब ये देखते हैं कि लैंजोलिड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कौन सी अवेलेबल है, उसकी डोज क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उनकी जो है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, वो डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि लैंजोलिड जो है वो उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ड्रग लाइनजोलेट क्लासिफिकेशन में ऑक्सोजोलिडीनोन्स, ये वाहिद फैमिली में अकेली ड्रग है जिसका जो है इंडिकेशंस में डोजेज फॉर्म में जो है सस्पेंशंस अवेलेबल है, सिरप फार्मूलेशंस में 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टेबलेट एंड इंजेक्टेबल्स में भी अवेलेबल है, 600 मिलीग्राम टेबलेट में अवेलेबल है, एंड IV इन्फ्यून में जो है 300 ml है, या 600 ml या 100 ml के इन्फ्यून में भी 300 के ml के इन्फ्यून में भी वो लैंजोलिड जो है अवेलेबल है। अब इंडिकेशंस क्या है, जैसे मैंने इंडिकेशंस पहले बता चुका हूँ कि VRE विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस एरियस या एंटेरोबैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है, तो उसके लिए जो इंडिकेशंस है विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई, ये स्पेसिफाइड इंडिकेशन है। इसमें मोस्टली जो है डॉक्टर लैंजोलिड को प्रिस्क्राइब करें तो बेहतर है। उसके बाद उसकी जो डोज कैलकुलेशन है, डोज क्या है, अडल्ट डोज जो है वो 600 मिलीग्राम पर ओरल IV फॉर 14 to 28 डेज। जो इंडिकेशन है ऐसी में जो अगर बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें अडल्ट जो डोज है उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ थेरापी है 14 to 28 डेज। ये ड्यूरेशन ऑफ थेरापी जो है वो इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। अगर हमारी बॉडी में 100 बैक्टीरिया हैं
और 10 डेज़ के बाद जो है वो हमारे बैक्टीरिया जो है 70% किल हो जाते हैं, एंटीबायोटिक किल कर लेती है। 30% जो है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह जाते हैं, लेकिन हम बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो उसी वजह से 10 डेज़ में ही अगर हमने उसकी ड्यूरेशन ऑफ थेरापी जो है वो स्टॉप कर ली, तो वो जो 30% बैक्टीरिया रह गए हैं वो स्ट्रॉन्ग होके इसी ड्रग को, या खुदा न खास्ता वो रेजिस्टेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ जो थेरापी है 14 to 28 डेज वो लाजमी कंप्लीट किया करें। पीडियाट्रिक डोजेज में लेस देन 12 ईयर्स जो चाइल्ड हो उसमें जो रिकमेंडेड डोज होता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक्स माइक्रोमेडिक्स या मेडिस्के पे, उनमें 10 मिलीग्राम पर केजी Q8 अर्ली के हिसाब से लेस देन 12 ईयर्स ये रिकमेंड किया जाता है। तो उसकी वजह से जो सस्पेंशन अवेलेबल है 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में, इसी में अगर वो जिस किलोग्राम का वो चाइल्ड होगा वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें डोज इजीली कैलकुलेट निकल आ जाएगा। ग्रेटर देन 12 ईयर्स ऑफ एज होगी तो वो हम एज ए अडल्ट डोज रिकमेंड करते हैं 600 मिलीग्राम पर ओरल आइदर इंट्रावीनस फॉर 14 to 28 डेज। ये 14 to 28 डेज इसी इंडिकेशन में मैटर करते हैं। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रग की स्टोरेज की जाती है। इसके साथ जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट हमें करनी होती है। जो भी फार्मेसी में अगर वो मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो लाइट सेंसिटिव कुछ ड्रग्स होती हैं, उसमें हमें एल्यूमिनियम कॉयल में या उसके जो पैकिंग में हो उसी में हमें ड्रग में उसको स्टोरेज करना होता है। अब साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स में जो डायरिया है, हेडेक है, वोमिटिंग है, ये 3 साइड इफ़ेक्ट्स जैसे भी आप मेडिसिन लेंगे तो ये तीनों साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट होने, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी मेडिसिन से कवर हो जाएंगे। अब इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या है? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इसका एंटी डिप्रेशन ड्रग है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उनके साथ जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो मॉनिटरिंग कौन सी करनी चाहिए? मॉनिटरिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ जो सीरोटोनिन लेवल जो है वो या इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, तो इसके साथ एंटी डिप्रेशन ड्रग के साथ ये मेडिसिन नहीं ली जाती। अब इसके साथ मॉनिटरिंग क्या करनी है? मॉनिटरिंग कर ली है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप लैब रिपोर्ट्स में शुगर लेवल जो है वो पेशेंट की कैलकुलेट रेंडमली वीकली जो है आप चेक करवाया करें। उसके पास पेरिफेरल एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये साइड इफेक्ट जो है एडवर्स इफेक्ट जो मॉनिटरिंग है, पेरिफेरल एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी ग्रेटर देन 28 डेज। अगर ड्यूरेशन ऑफ थेरापी आप 28 डेज से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पेशेंट की आई साइट जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। आई साइट पेशेंट की समटाइम चली जाती है इस ड्रग के ज़्यादा इस्तेमाल करने से। एंड CBC एंड LFT, ये CBC एंड LFT रिपोर्ट्स भी करवाना लाजमी होती हैं, क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसके साथ जो LFTs वगैरह करवानी लाजमी होती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस ड्रग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके।